नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटीलाइट। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। दिल्ली गोवा फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक इंजन फेल होने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो दिल्ली गोवा फ्लाइट की एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई मुंबई में, और जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है उसमें यह है कि एक इंजन फेल हो गया है। करीब 17 मिनट तक हवा में इंडिगो का ये विमान उड़ता रहा, तैरता रहा। हालांकि अभी और जानकारी आनी बाकी है। इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो मुंबई एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से ये गोवा जा रही थी ये इंडिगो की फ्लाइट। करीब 17 मिनट तक ये जो फ्लाइट थी ये हवा में उड़ती रही, और इसके बाद हवा में चक्कर लगाने के 17 मिनट बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में कराई गई। एक इंजन फेल हो गया है, प्रारंभिक सूचना यही मिल रही है इस पर। दिग्विजय सिंह की फेसबुक पोस्ट पर एक सियासी बवाल एक बार फिर से मच चुका है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर 2 तस्वीरें शेयर की। एक पोस्ट लिखा कि एक देश दो कानून। तस्वीरें हैं कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ते मुसलमानों की। इस पोस्ट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह मौलाना हैं, केवल सनातन का विरोध करना जानते हैं, कांवड़ यात्रा पर विवाद चाह रहे हैं, जाकिर नाइक का महिमा मंडन करते हैं, भगवा आतंकवाद कहकर सनातन को बदनाम करते हैं। न सिर्फ सारंग बल्कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी ये कहा कि दिग्विजय सिंह सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। इधर जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या गलत लिखा है, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। देखिए, एक तो चर्चाओं में बने रहने के लिए और दूसरा सद्भाव बिगाड़ने के लिए दिग्विजय सिंह निरंतर ऐसा करते हैं, और यही कारण है कि वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी का जो मंतव्य है उसमें सीधा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबके लिए बराबर है। कि बीच में गाड़ियां फंस गई एक नॉर्मल आदमी की, सिटीजन की, उसको कांवड़ यात्रियों ने तोड़ फोड़ कर दी। कि सरकार को ये देखना चाहिए ना कि ये कोई चीज़ पहले से ना हो। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच विवाद होने पर पति द्वारा पत्नी की मोबाइल की कॉल डिटेल और सीडीआर उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज की है। कोर्ट ने क्या कहा है कि गोपनीयता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो मुख्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्तिगत अंतर्गता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, संतान उत्पत्ति और घन और यौन अभिविन्यास शामिल हैं। इस अधिकार में कोई भी अतिक्रमण या हस्तक्षेप व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। बता दें कि दुर्ग जिले के एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने कोर्ट में अपना फैसला उस मामले में सुनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि संस्थान को एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा गया जो खुद सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने 41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 35 लाख रुपए पूर्व कुलपति डुरेहा, 5 लाख रुपए शासन और 1 लाख रुपए विश्वविद्यालय पर लगाया गया। शासन पर लगाए गए जुर्माने की राशि उस पुलिस अधिकारी से वसूल की जाएगी जिसने शिकायत मिलने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया था। मामला 2019 का है, जब विश्वविद्यालय के एक योगा प्रोफेसर ने तत्कालीन कुलपति दुरेहा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, शिकायत की। ग्वालियर के एएम गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की है।
ये AM गर्ल्स हॉस्टल सिटी सेंटर के पास गोविंदपुरी में स्थित है। छात्रा का आरोप है कि उसे हॉस्टल के संचालक गुरजीत सिंह भोला ने गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। छात्रा का कसूर केवल इतना था कि वो हॉस्टल की मेस में बचा हुआ खाना संचालक की अनुमति के बिना रूम में ले गई थी। छात्रा ने एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को दी है जिसमें हॉस्टल संचालक छात्रा को अपशब्द कहते हुए नजर आ रही हैं। सुनाई पड़ रहा है। मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी गई है, मेरे से इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करी गई है। क्या तरीका है वो बात करने का? हमारे पेरेंट्स हमसे दूर रह रहे हैं, एक ट्रस्ट पर हमको वहाँ रख रहे हैं, भेज रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप लोगों से बदतमीजी कर रहे हो सिर्फ किस वजह से कि मैं थोड़ा सा बचा हुआ खाना ऊपर लेकर आ गई अपने रूम में। मतलब खाने को ही लेकर मेन जो है वो झगड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि खाना वेस्ट करते हैं, स्कूल के बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं खाना वेस्ट करते हैं, उस बात को लेकर ही कुछ कहासुनी हुई है। अब उस दौरान में और क्या चीज़ें हुई हैं वो हम पता कर रहे हैं। जबलपुर के एक जिम में लव जिहाद और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आधारताल की साईं फिटनेस जिम में आने वाली सभी युवतियों और महिलाओं से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने जिम के रिसेप्शनिस्ट की शिकायत पर आरोपी जिम ट्रेनर अमन खान को गिरफ्तार किया है, जो धर्म छिपाकर अपना नाम अमन राज बताता था। आरोपी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। थाना आधारताल में एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि साईं फिटनेस सेंटर का एक जिम ट्रेनर है अमन खान, वो उस पर गलत निगाह रखता था और जिम के दौरान, वर्कआउट के दौरान वो हाथ उसके छूता था और अपने धर्म संबंधी उसको परिवर्तन करने की कई बातें करता था। इसकी रिपोर्ट थाना प्रभारी को प्राप्त होने पर तत्काल इसमें छेड़छाड़ का मामला और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर अमन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक पदोन्नत विभागीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। सरकार के पत्र के बाद ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर राजस्व विभाग से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी गई है। परिणाम जारी होने के बाद से ही परीक्षा विवादों के घेरे में है। इसमें एक ही रोल नंबर 2-3 पटवारियों को जारी किया गया था। साथ ही एक ही परीक्षा केंद्र में सगे भाइयों, पति पत्नी, साले साली और अन्य रिश्तेदारों को बिठाया गया था। परीक्षा के पहले कई पटवारियों के पास पहले ही प्रश्न पत्र आ चुका था। मध्य प्रदेश के रियासतकालीन मंदिरों की कृषि भूमि की नीलामी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव मठ मंदिरों के साधु संत और पुजारियों ने किया था। आनन फानन में कलेक्टर उनसे मिलनी पहुंची थी, लेकिन तब बात बनी नहीं। देर रात तक कलेक्ट्रेट के नीचे धरना चला था। बुधवार को भी कलेक्टर के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें उज्जैन धूमेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर अनिरुद्ध वन महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर से बातचीत हुई है। 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है और साधु संत इस चर्चा से असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कि ग्वालियर कलेक्टर ने फौरी तौर पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन ये रोक पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों पर लगनी चाहिए। नीलामी हो रही थी, हमने वो नीलामी रोक दी गई है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये कहा है कि आप आवेदन देकर हम आगे बात करेंगे और जो भी प्रक्रिया होगी, मगर ये है कि स्थायी रूप से वो रुकेगी ही नहीं जब तक वहाँ से ऊपर से आदेश नहीं आएगा। तो बात कही है वो केवल ग्वालियर ज़िले के लिए कही है और ये समस्या हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। जब तक इसका स्थायी निराकरण नहीं होगा, जब तक हम मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। यदि जो मंदिर से जुड़ा हुआ परिवार है पीढ़ियों से, उसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, तो हम आम सनातनी से किस मुंह से, किस प्रकार से सरकार की इन नीतियों को लेके जा पाएंगे। तो ये नीतियाँ बहुत ही घातक है सनातन के लिए और इन नीतियों पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे महाराज जी लोग यहाँ पर आए थे और उनसे काफ़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई और वो जिस प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि मंदिर के ओवरऑल देखरेख में उनको जो समस्या आती हैं, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भी एक पत्र दिया है, उसको हम ज़रूर शासन को भेजेंगे। पन्ना जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। एक 11 साल की मासूम को स्टाफ ने एक्सपायरी डेट की RL की बोतल चढ़ा दी। इसके बाद मासूम की हालत और बिगड़ गई। मामले में CMHO ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 11 साल का जिशान वेग पहले से ही बुखार और उल्टी से पीड़ित था। जिला अस्पताल उसे लेकर उसके परिवार वाले पहुंचे थे। ड्रिप चढ़ाने के कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई।
परिजनों ने जब ध्यान दिया तो पता चला कि जो दवा उसे दी गई थी वो एक्सपायर्ड थी। उसे अचानक ठंड लगने लगी। घटना के बाद पूरे अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए। अभी संज्ञान में आया है मामला, मैं दिखवाता हूँ। और स्टोर से कब वो दवाई वहाँ से दी गई, वार्ड को इशू की गई है और उसमें किसकी गलती है, स्टोर से कब इशू हो गई है ये मुद्दा है। और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उसने सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं। और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में साइबर क्राइम के केस पर चर्चा हुई। बीजेपी के विधायक सुनील सोनी के सवाल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में साइबर अपराध के कुल 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 107 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। अब तक 3.69 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस मिले हैं। ऑनलाइन ठगी के 67,389 शिकायत हुई है। ऑनलाइन ठगी की राशि लगभग 791 करोड़ रुपए है, जबकि डिजिटल अरेस्ट की राशि जो केस हैं वो 23 हैं। इधर प्रश्नकाल में दवाई और उपकरण खरीदी के मामले में कोंडागांव सीएमओ के खिलाफ शिकायत और जांच का मामला कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने उठाया। ये तेजी के साथ में साइबर अपराध हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में खासकर और तेजी के साथ में ये अपराध जो है वो अगर 2000 से देखेंगे तो लगातार जो है वो 10 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। विधानसभा में उठाया कि तेजी के साथ में जो घटित होने वाली घटना है, इसके लिए हमारा जो विभाग है वो भी सशक्त हो। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय के थाने में साइबर सेल बना हुआ है। एक बड़ा साइबर भवन, यहाँ 2 करोड़ 44 लाख का भवन बना करके और उसमें 1.5 करोड़ लगभग से उसके लाइसेंसिंग आदि ठीक करके और एक बड़ी संस्था यहाँ पर उपलब्ध है। ये आंकड़े 1301 आपको दे रहा हूँ। 755 पिछली बार था जब ये प्रश्न माननीय अजय चंद्राकर जी ने लगाया था और उसके बाद अब ये 1301 आंकड़े हैं। ये जो पंजीकृत अपराध हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। प्रश्नकाल में दवाई और उपकरण खरीदी मामले पर कोंडागांव सीएमओ के खिलाफ शिकायत और जांच का मामला कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने उठाया। ये लिखा गया है, मैं अंतिम और उसके बाद से जो मैंने कहा कि डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक निरंक को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है। तो 15/5/25 को ये अभ्यावेदन अमान्य किया गया है। तो उसके बाद से लेके ट्रांसफर नीति जब लागू हुई और ट्रांसफर होने तक कौन वहाँ पे प्रभार था और विभाग ने क्या कार्रवाई की, जनप्रतिनिधि लोगों के भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, विभाग के अधिकारी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट हमने गंभीरता से किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। दीदी ने जैसा कहा कि अधिकारी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो भी गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगी और इतना त्वरित हमने 3 महीने में पूरा ये लगभग 100 पन्ने का जांच रिपोर्ट किया है। उसमें अनियमितता पाया गया है और जो भी उसमें हैं, उसमें 4 NHM के हैं और 7 रेगुलर स्टाफ हैं। उसमें 2 CMHO हैं तत्कालीन जो उस समय थे, 2 DPM हैं। सभी को हमने नोटिस दिया है और नोटिस के जवाब आने के बाद जो भी उसमें होगा नियमानुसार पूरी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के मुद्दे पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष महंत ने आवास के लिए आवास मित्रों द्वारा वसूली का मुद्दा उठाया। खतपुर में शिकायत हुई है पंचायत के माध्यम से कि हमारे यहाँ पैसे लिए गए और जिस तरह से सुशासन त्यौहार में 2900 से भी ज़्यादा शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें बहुत से अनियमितता बरती गई है। कोई शिकायतों पर कोई काम नहीं हुआ है। जितने भी बदमाशी जिला स्तर पर हुई है उसको आप विधिवत जांच करा के संबंधितों को सजा दें, ये मेरी मांग थी। उसके बाद विष्णुदेव जी की सरकार बनी जिसमें ये निर्णय किया गया। ये है 18 लाख का ब्रेकअप। प्रधानमंत्री आवास का विषय होना था तो वो सदन से गायब थे। उन्होंने मुझे कहा था कि कहीं आकर के बात कर ले। मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा समय है, भूपेश बघेल जी भी सामने रहेंगे और सारे प्रश्नों पर बात हो जाएगी, परंतु आज फिर से वो सदन में गायब रहे। वो हर उस समय पर जब उनको बात बतानी होती है वो सदन से गायब हो जाते हैं।
और इसको बहिर्गमन न कहा जाए भाई, इसको पलायन कहा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तीसरे दिन ध्यानाकर्षण काल में किसानों को कृषि यंत्र वितरण में अनियमितता का मुद्दा उठा। विपक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक इंद्र साव, द्वारिकाधीश यादव और चातुरी नंद ने यह मुद्दा उठाया। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मामले की शिकायत पर 4 सदस्यीय जांच कमेटी जांच कर रही है। विभागीय जांच रिपोर्ट की तकनीकी पहलुओं की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। 14 मई को पोर्टल से ट्रैक्टर और कृषि संयंत्र का टेंडर आमंत्रित था, जिसमें स्पष्ट हुआ कि पोर्टल कुछ ही देर के लिए खोला गया और चहेते कंपनी केवल और केवल सोनालिका और एक कंपनी के ही पोर्टल में शामिल हुए और उक्त कृषि संयंत्र ट्रैक्टर से लेकर के सभी उस कंपनी ने हासिल किया। पूरी पारदर्शिता का सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है और जीरो टॉलरेंस के आधार पे हम जब काम कर रहे हैं, उनको अगर आपत्ति है तो उनको उचित माध्यम से पूरी जानकारी निकाल के बात रख लीजिए। ऐसी हवा हवाई में बात कर देने से ठीक नहीं है। हरदा में राजपूत छात्रावास में घुसकर किए गए लाठीचार्ज पर सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा, हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेकर मैं जिला प्रशासन की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय और परस्पर सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा में हॉस्टल में घुसकर किए गए लाठीचार्ज को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने राजपूत समाज के हॉस्टल में जाकर लोगों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक बच्ची बता रही है कि दिग्विजय सिंह ने पूरे घटना के बारे में जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि हरदा में जाति पूछकर प्रदर्शनकारियों को मारा गया है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने सरकार की तरफ से जवाब दिया है। जाति को केंद्रित करके राजनीति कांग्रेस ने की है और देश को बांटने का काम किया है, और इसलिए मेरा मानना है जिन घटनाओं की बात अभी आपने की है, ऐसी घटनाओं में जातियों को जोड़ना उचित नहीं है। अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक सीना पटेल के बेटे पर एफआईआर होने के बाद इस मामले में विधायक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जोबट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक सीना पटेल ने उनके बेटे पर हत्या के प्रयास की धाराएं लगाने को गलत बताया। विधायक ने कहा कि सामान्य दुर्घटना के मामले को जानबूझकर गंभीर धाराएं लगाकर पेचीदा बनाया जा रहा है, जबकि इस तरह के हादसे आए दिन जिले में हो रहे हैं, लेकिन शायद किसी भी मामले में हत्या के प्रयास की धाराएं नहीं लगाई गई। सीना पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत करने की बात कही। साथ ही विधायक ने शासन प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। हत्या जैसा तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर हत्या वाला 3 लगाई, तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है मैंने आज, और एक लेटर और जारी करने वाली हूँ कि क्या आपका शासन प्रशासन इस तरह से गलत नियमों का पालन कर रहा है। बेंगलुरु में बुधवार को आयोजित कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद भूपेश बघेल बुधवार रात रायपुर लौटे। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बैठक लेकर कहा कि बैठक में जातिगत जनगणना पर विचार विमर्श हुआ और 25 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा अधिवेशन होगा, जिसमें खड़गे जी, राहुल जी भी शामिल होंगे। भूपेश बघेल से जब IBC 24 के ऑपरेशन रावण को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल को इग्नोर करते नजर आए। केवल आरोप लगाने भर का काम नहीं है। जो ठेका में ये लोग करते थे ना, वो स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा हमने कराया। वहीं उन्हीं के लोग वहीं सामग्री प्रदान कर रहे थे, तो उनको रोजगार भी मिला और सही सामान मिला। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी में कसावट का काम शुरू कर दिया है। बीते 6 महीने से नई कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे बीजेपी के जिला अध्यक्षों को अपनी कार्यकारिणी बनाने में फ्री हैंड नहीं मिलेगा। जिलों में सिर्फ जिला अध्यक्ष, वहां के प्रभावी नेता और सांसद विधायकों के समर्थकों की हिस्सेदारी हो। प्रदेश संगठन इसका खास ख्याल रखते हुए सभी को साधने का काम करेगा।
सभी नेताओं के समर्थकों को इसमें जगह दी जाएगी। पहले ये माना जाता रहा है कि जिलाध्यक्ष अपने नेता जिसके वे समर्थक हैं उनके मुताबिक ही जिला कार्यकारिणी के गठन की स्वीकृति प्रदेश संगठन से लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हेमंत खंडेलवाल ने सभी संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों से कहा है कि 25 जुलाई तक जिला कार्यकारिणी के लिए पैनल में नाम प्रदेश कार्यालय भेजे जाएं, जिसके बाद संभागीय बैठक होगी। पैनल में एक एक नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी की इस तैयारी पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। जिले की कार्य समितियों का और घोषित होने का समय आ चुका है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो पद्धति है, हम सामूहिकता के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक निर्णय जब होता है, नेतृत्व जब बैठता है, तो बहुत अच्छे लोगों के नाम पर विचार होता है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता सामने आते हैं, काम करने वाले कार्यकर्ता सामने आते हैं। पर जाकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इनके भी कान खड़े हुए। अभी इनका सांसद, इनका विधायक अध्यक्ष तय करता था, जेब से नाम निकालता था। पर्ची निकालने की परंपरा तो बीजेपी में ही है। वो मुख्यमंत्री भी पर्ची से तय कर देते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी पर्ची से ही तय हो जाता है। अब जिला अध्यक्षों में अगर स्थानीय लोगों की बात को दरकिनार करने की बात बीजेपी कर रही है तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा। दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एक एक जिले के ऑब्जर्वर के साथ बैठक कर नाम तय कर रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया कि 15 अगस्त को एमपी कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में तिरंगा फहराएंगे। निश्चित तौर पर 15 तारीख उसमें ड्यू डेट थी कि 15 तारीख से ये सब होगा और 15 और 30 के बीच में अध्यक्ष गुजरात की तर्ज पर घोषित कर दिए जाएंगे और 15 अगस्त को ये जितने भी अध्यक्ष बनेंगे अलग जिलों के, ये झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा। मुझे लगता है कि उनके कार्य करने की दशा जो है और वहाँ जो कार्य पद्धति है वो नेता आधारित है। समूहों में, गुटों में, छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है और वो अपने अपने छत्रप तय कर लेते हैं कि इतने हमारे हिस्से के होंगे, इतने हमारे कोटे के होंगे। मायने योग्यता है ही नहीं वहाँ तो चाटिकारिता कौन ज़्यादा बेहतर करता है उस पर विचार होता है। मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 7,21,000 फर्जी समग्र आईडी बनाई गई है, जिनमें 6,64,000 सिर्फ इंदौर जिले में ही तैयार की गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि आज भी हर जोन में कर्मचारियों को बैठकर इन फर्जी समग्र आईडी को डिलीट करवाया जा रहा है। आरोप लगाया कि फर्जी आईडी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने, लाभकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने और सरकारी आंकड़ों को गलत दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ों के माध्यम से जो जादूगरी की है, जो भ्रष्टाचार किया है, समग्र आईडी का घोटाला जिस पे मुख्य रूप से चर्चा और वोटर, फर्जी वोटर पे चर्चा है और को पेंशन का जो मामला है, लोग परेशान है, पेंशन नहीं मिलती, वो नहीं मानती है, उन पे जांच नहीं कराती। 19 तारीख को एक बड़ा आंदोलन नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एनएचएम कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 16 और 17 जुलाई को 2 दिवसीय हड़ताल पर हो जाने वाले हैं। पहले दिन जिला स्तर पर ताली थाली बजाकर रैली निकाली, प्रदर्शन किया। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, अंबिकापुर, बेमेतरा, बीजापुर, जांजगीर, धमतरी, राजनांदगांव, नारायणपुर और बालोद की तस्वीरें हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि लगातार प्रतीक्षा के बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और अब वे आंदोलन को मजबूर हुए हैं। 17 जुलाई को राज्य स्तर पर रायपुर में प्रदर्शन करेंगे और यह आंदोलन अधिक से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण, 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण और स्थानांतरण नीति जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। बिजली की कीमतों में वृद्धि और अव्यवस्था के खिलाफ बिजली ऑफिस का घेराव किया गया। मौजूदा 3 तस्वीर अंबिकापुर, बलरामपुर और जांजगीर की है। कांग्रेस ने विरोध जताया है, बिजली बिल दरों को कम करने की मांग की है। अंबिकापुर में कांग्रेस ने रैली निकाली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम जेई सचिन कुजूर को ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर में भी प्रदर्शन किया। कुसमे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग दफ्तर का घेराव भी कर दिया, रैली निकाली, नारे लगाए, ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर जो है जांजगीर की है। कांग्रेस नेता अध्यक्ष सुनील साधवानी ने कार्यकर्ताओं के साथ बिजली ऑफिस का घेराव किया, नारेबाजी की। शायद सरकार के द्वारा जो अभी प्रति यूनिट 80 पैसा का जो बिजली बिल वृद्धि किया गया है, उसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज विद्युत न्याय के तहत हम लोग के द्वारा यह धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है और जेई कार्यालय का घेराव करके और राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दिए हैं। ये 1.5 साल में भाजपा की सरकार 4 बार बिजली की बिल बढ़ाई है। घरेलू बिजली बिल में ये सरकार 10 से 20 पैसा प्रति यूनिट और कमर्शियल में 25 पैसे प्रति यूनिट। महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के ऊपर 50 पैसा प्रति यूनिट का ये बढ़ोतरी सरकार। इसके विरोध में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों और उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में सत्ता पक्ष से विधायक भावना वोरा को और विपक्ष से लखेश्वर बघेल को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। खास मौके पर उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता के लिए भी सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में ऐसा दृश्य देखने को मिला जो आमतौर पर भारतीय संसदीय राजनीति में देखने को नहीं मिलता। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव भले ही खारिज कर दिया गया हो, लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष महंत ने सीएम साय को धन्यवाद दिया। जवाब में सीएम ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और महंत को सीएम ने सज्जन आदमी बताया। अब इस पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आखिर नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद कहने का कारण क्या है? क्या इस पर कांग्रेस फिर से नाराज तो नहीं हो जाएगी? इस तमाम एंगल पर एक रिपोर्ट आप जरूर देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में थैंक यू पॉलिटिक्स हो रही है और इस राजनीति के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद किसी एक ही दल के 2 नेताओं ने नहीं बल्कि खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं, वो भी सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय को, वो भी राज्य में बिजली की बढ़ोतरी के मुद्दे पर। एक तरफ बिजली के टैरिफ को बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस राज्य भर में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सबके सामने सीएम को धन्यवाद कहा। दरअसल आज बिजली के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। स्थगन पर पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ता और किसानों से बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वसूली कर रही है, जिससे आम जनों को भारी परेशानी हो रही है। इसके बाद विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि और आपूर्ति में गुणवत्ता है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। स्टील उद्योगों के लिए राहत है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण, कृषि पंपों पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इसी भाषण पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने काम करने की बात कही है। उन बातों से हमें लगा कि वो ध्यान दे रहे हैं, हमें लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे उपभोक्ता लोग परेशान हैं बिजली बिल के दरों से, और बिजली बिल में जिस ढंग से बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूल करने के बजाय बड़े बड़े औद्योगिक घराने और प्रतिष्ठानों से जो पैसे बचे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का वसूल करने के बजाय, बिजली लॉस को पैसा वसूल करने के बजाय आप उन लॉस को हमारे उपभोक्ता और किसानों पर ठोक रहे हैं।
मगर जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ध्यान देने की बात कही है, जिस ढंग से उन्होंने कार्य जो घर पर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा की बात कही है, उन बातों से मुझे लगा कि ये ध्यान दे रहे हैं और हमारे स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब देना, मुझे लगा कि उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। चरणदास महंत के सीएम को धन्यवाद पर सीएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी नेता प्रतिपक्ष के धन्यवाद के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें सज्जन आदमी बताया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और मंत्री केदार कश्यप ने भी चरणदास महंत की तारीफ की। जो स्थगन लाया था और इस स्थगन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य से पूर्णतः संतुष्ट होकर के नेता प्रतिपक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया और उनकी प्रशंसा की। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली घटना है जब माननीय हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने अपने स्थगन पर सुझाव देते हुए उन्हें हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद दिया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की नसीहत दी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री के काम के प्रति धन्यवाद कहकर संभवतः कांग्रेस के अन्य नेताओं को नाराज या फिर एक अन्य संदेश देने की कोशिश की है क्या, इसके तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा सदन में मुख्यमंत्री की तारीफ कर विधानसभा में एक नए तरह का संदेश जरूर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में महंत के इस बयान को कांग्रेस के अंदर खाने में किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से चर्चा होती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। खबर कटनी के मुरबारी से है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल में चौंकाने वाला मामला सामने आया। 11वीं की छात्रा के माथे पर तिलक लगाने के कारण फटकार लगाई गई, साथ ही ट्रांसफर प्रमाण पत्र लेने और स्कूल छोड़ने को कहा गया। पीड़िता ने बताया कि वो माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आई थी। इसी दौरान प्रिंसिपल ने उसे अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि ये मंदिर नहीं है और उन्होंने तिलक मिटाने को मजबूर किया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों की दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर ने बोले ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पे तुम टीका लगा कर आओ। ये कोई ऐसा स्थल नहीं है कि जहाँ पूजा पत्र की बात ना तो भगवान की बात तो हम कर सकती हूँ ना मैं कर सकता हूँ। और बोले सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं टीका लगा कर आऊँगी। सर बोले तो मैं टीका लगाना तो मम्मी पापा को ले आना, तो अपने TC ले जाना, मम्मी पापा से बोलना कि तुम्हारा नाम किसी आश्रम में लिखवा देंगे। प्राचार्य द्वारा एक बालिका को जो है टीका लगाने पर कुछ उसको कहा गया है और शायद उसके गार्जियन को भी बुलाया है। तो मैंने वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखन बागरी हैं, उनको मैंने तुरंत जो है फ़ोन पर निर्देशित किया है कि आप तुरंत वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरबारी जाएं और प्राचार्य से और क्या प्रकरण है उससे सारी जानकारी लें। बीजापुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ हर परिस्थिति में आदिवासी जीवटता के साथ डटे रहते हैं। ऐसे में आदिवासी बच्चों के लिए शासन से भेजे जा रहे राशि पर गड़बड़ी का मामला कई सवाल को जन्म देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पहला मामला और आखिरी मामला नहीं है। इससे पहले भी सरकारी राशि में बंदरबाट किए जाने की हमें जानकारी मिली है। आदमी पार्टी जिला इकाई बीजापुर ने राज्यपाल से इन 4 बिंदुओं में जांच की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 2015 से लगातार 2025 तक किए गए भुगतानों की निष्पक्ष जांच हो। जिन फर्म्स को भुगतान हुआ है, किन नियमों के तहत करोड़ों रुपए की सामग्री सप्लाई की गई है, आखिर क्यों करोड़ों रुपए की सामग्री सप्लाई में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं कर कोटेशन में सप्लाई किया गया। शैक्षणिक कार्य छोड़कर जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में संलग्न कर्मचारियों को उनकी मूल संस्था में वापस भेजा जाए। बीजापुर के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अनिल दुर्गम द्वारा ये जिला शिक्षा अधिकारी एवं पोटा केबिन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालित पोटा केबिनों में
अनियमितता की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच की मांग माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन उनके द्वारा दी गई है और उक्त ज्ञापन को माननीय राज्यपाल महोदय को भेजी जाएगी। मुरैना जिले में दिव्यांग कोटे से शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। दिव्यांग कोटे से फर्जी भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल साल 2021 में मुरैना जिले में दिव्यांग कोटे से 55 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन समय के साथ इनकी नियुक्तियों पर सवाल उठने लगे। शिकायत मिलने के बाद 2 जुलाई 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त ने आदेश जारी किया और सभी दिव्यांग शिक्षकों का भौतिक सत्यापन ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से कराया जाए, ये सत्यापन दिया गया। इसके बाद ही वेतन जारी हो गया। 21 शिक्षकों ने मेडिकल बोर्ड से जांच करवा ली, 34 शिक्षक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। इसके चलते 34 शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रभाव से अब रोक दिया गया है। इनका कानों से सर्टिफिकेट बना हुआ है, कानों बढ़िया मोबाइल चलाते हैं, बढ़िया मोबाइल सुनते हैं, आँखों का भी वही हाल है। तो 34 की तो लिस्ट आई है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। जिनका बैटिंग है वो सामने आना नहीं चाहते, अब मैं अकेला कौता लड़ूंगा, फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी उनकी दिव्यांगता की जांच कराना चाहते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। यदि दिव्यांग के लिए पद है तो दिव्यांग को ही मिले, ये सोचकर ही ये कराया जा रहा है। यदि वेतन रोका गया है तो ऐसा कोई गलत नहीं है, वो तो 2, 4, 6 दिन 10 दिन के लिए है कार्रवाई। अभी वो दिव्यांगता जांच करा ले और सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, वेतन रिलीज हो जाएगा। खबर देवास के कांजीपुरा ग्राम पंचायत से, जहां खराब सड़क के विरोध में स्कूली छात्र और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यहां छात्रों को कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने में परेशानी होती थी। इस मामले में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि स्कूल के पास तंबू लगाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। 2 साल से पक्की सड़क की मांग की जा रही है। ग्रामीण का कहना है कि विधायक ने चुनाव से पहले वादा किया था, अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हम कई बार आवाज़ उठा चुके, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। और इस क्षेत्र में करीबन 80 परिवार निवासरत हैं, जो जनसंख्या अगर उनकी जोड़ तो 250-300 लोग हैं। कोई आश्वासन नहीं, बस यूँ कहते हैं कि हमारे सरकार के पास पैसे नहीं है, पंचायत के पास पैसे नहीं है, सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं जो मुरम डाल सके हम आपके रोड पे। कीचड़ मचा हुआ है, आने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं। तो रोड नहीं बनवाओगे हम धरने में ही बैठ जाएंगे। बिलासपुर में धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी और 54 लाख रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। रिश्ता धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े के खिलाफ FIR की गई है। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर ने मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दरअसल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के रिश्तेदार धान खरीदी केंद्र से अनियमितता की शिकायत आई थी। 1763 क्विंटल धान कम पाया गया था। जांच में पता चला कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुख सागर जांगड़े ने मिलकर इसमें गड़बड़ी की है और 54.67 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई है, पैसे का गबन किया है। पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है। 1 लाख रुपए के धान का गबन करने की रिपोर्ट सामने आई थी और प्रकरण की जांच की जा रही है। इस प्रकरण के एक आरोपी जो धान खरीदी केंद्र का संचालक है कृष्ण कुमार करियारे, उसको हिरासत में लिया जा चुका है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में प्रस्तुत किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने MP के तमाम पैरामेडिकल कॉलेजों को दी जा रही मान्यता पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पाया कि पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में प्रावधानों के खिलाफ जाकर गड़बड़ी हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में चल रहे पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगाई है। कोर्ट ने MP पैरामेडिकल काउंसिल से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 जुलाई तय की है। मध्य प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2023-24 की और 24-25 की मान्यता उन सत्रों के बीत जाने के बाद अर्थात अभी 2025 में दी जा रही थी। आज हमने एक स्थगन आवेदन पेश किया था मामले में, जिसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की थी कि इस याचिका में सुनवाई के दौरान अभी सबसे पहले तत्काल प्रभाव से माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाई है और इस पूरे मामले की सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। सागर जिले के रहली क्षेत्र में DAP यूरिया खाद समय पर न मिलने से किसान परेशान है। मंगलवार को गढ़ाकोटा में टोकन वितरण में गड़बड़ी से परेशान किसानों ने
रहली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। इस तरह रहली में भी किसानों ने चांदपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार की समझाइश पर चक्का जाम खोला गया और फिर से खाद्य वितरण शुरू किया गया। 4-5 दिन से परेशान हूँ। डीएपी के लिए परेशान रहा 15-20 दिन और यूरिया के लिए परेशान हो गया। और मेरी आप जनता किसान आप देख भी चाहते हो, देखना चाहते हो तो किसान बहुत परेशान। सर डीएपी हो 1 महीना हो गया, यूरिया हो 15 दिन हो गए। दतिया में एक युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। युवक पर एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके कुछ घंटे बाद ही उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या की है। पुलिस का कहना है कि ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। चार पहिया की गाड़ी से गए 4 लोग स्टेशन पे। मेरा बच्चा बाहर न खड़ा था, बच्चे ने फोन लगाया कि पापा बड़े पापा दबस मेरे पे। तो मैं इधर से पहुंचा तो मेरे बच्चे को खदेड़ के भगा के मारा और मेरे यहाँ बच्चा मारा है। बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायत और खामियां मिल रही हैं। इसे लेकर खाद्य विभाग की टीम ने जिले भर में जांच की है। बड़ी संख्या में संदिग्ध राशन कार्ड सामने आए हैं। राशन कार्डधारी लंबे वक्त से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजना का लाभ ले रहे हैं। अकेले बिलासपुर जिले में 21,000 के करीब संदिग्ध राशन कार्ड की पहचान हुई है। प्रदेश भर में ये आंकड़ा 3 लाख के पार है। अब इस संदिग्ध राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी विभाग कर रहा है। जिले में लगभग 21,000 लोगों की एक सूची है, जिसमें 1 साल से अधिक दिनों से जो राशन कार्ड में उठाव नहीं हो रहा है, वो ऐसे भी कुछ लोगों की सूची है जिनमें 100 साल से अधिक उम्र के भी लोगों का है। और जो 2 जगह पर हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट्स भी हैं जिनके 2 जगह राशन कार्ड हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो उन सभी की सूची को और स्थानीय निकायों के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है और उसमें जो भी फैक्ट्स मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के मल्हार में बिजली के बेतहाशा बिल से लोग परेशान हैं। यहाँ विद्युत विभाग की ऐसी कारगुजारी सामने आई है, इसमें एकल बत्ती कनेक्शन वाले कई उपभोक्ताओं को हज़ारों का बिजली बिल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ यूज़र्स तो ऐसे हैं जिनके पास मीटर ही नहीं है, उनके यहाँ भी इस तरह की बिलिंग हुई है। 30 से ज़्यादा ऐसे विद्युत उपभोक्ता आज शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे और विद्युत विभाग की मनमानी पर सवाल उठाए हैं। उपभोक्ताओं की माने तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बेतहाशा बिजली बिल मिल रहा है। बेटा 50 वाले अकल बत्ती और ये 2 महीना में इतना कन भेजे है 8,220 रुपया। तो कहाँ देवो बेटा, अकल मीटर ले जाए, हमारा नहीं चाहिए मन दिया बाती बाहर के नहीं जब। हाँ स्मार्ट मीटर लगे है। मैं परदेश चल दे और वहाँ नहीं आ पाए गरीब मन से। अब 2 साल में आए तो मोर घर में बिजली नहीं है पर गली से जाए, तब बिजली मीटर का बोला था कि 50,000 आए। 10,980 रुपया है। तो यह समस्या बहुत ज़्यादा हो गए थे और रोज का माथा रोज खाथन सर, तो इतना ज़्यादा बिल कहाँ पटा सकबो भाई। सावन माह की शुरुआत होते ही उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन आस्था के इस पर्व पर कुछ लोग रील के चक्कर में गरिमा भूल रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को एक कपल मंदिर के शिखर के ठीक नीचे खड़े होकर डांस करते रील बना रहे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे एक दूसरे को घुमा रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, मंदिर की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। इस तरह एक और मामले में युवती ने मंदिर परिसर में अशोभनीय वस्त्र पहनकर फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर पुजारी महासंघ ने नाराजगी जताई है। धर्मस्थलों में नाच कर रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं, अपने पति पत्नी हो या दोस्त यार हो, वो अपने दोस्तों को नचा रहे हैं। इससे धर्मस्थल बदनाम हो रहे हैं। सभी मंदिरों के प्रशासन और ट्रस्ट से आग्रह करूंगा कि हमारे धर्मस्थलों को धर्मस्थल बने रहे, इसके लिए सजग रहे और इसके लिए तत्पर रहे। रायगढ़ में प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण का रास्ता साफ हो चला है। रिंग रोड निर्माण के लिए 180 करोड़ की प्रारंभिक स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने रिंग रोड से प्रभावित होने वाले 11 गांवों में ज़मीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी।
अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद जल्द ही ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल इंडस्ट्रियल हब के रूप में तेज़ी से उभर रहे रायगढ़ शहर में भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और सड़कों से हर दिन औसतन 8,000 से अधिक भारी वाहन गुजर रहे हैं। ऐसे में लंबे वक्त से शहर में रिंग रोड निर्माण की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने जो कार्य योजना बनाई है उसके मुताबिक रिंग रोड की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर की होगी। अभी वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग से ईई से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उनके कार्यपालन अभियंता से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ उसके तारतम्य में भूमि की खरीद बिक्री, नक्शा पटांकन इत्यादि कामों को प्रतिबंधित किया गया है। शहर के विकास में, उन्नयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रोजेक्ट निभाएगा। तो उसमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी नियम विधि का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को करेंगे हम लोग। अंबागढ़ चौकी में आदिवासी बच्चों के लिए करोड़ों की लागत से बना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला प्रशासन की महिमा मंडन के भेंट चढ़ गया। एकलव्य स्कूल के इस भवन का उद्घाटन पीएम ने वर्चुअली किया था। हकीकत यह है कि भवन अब भी अधूरा है। बता दें कि कवास फड़की गांव में करोड़ों की लागत से एकलव्य विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है और जनजातीय गौरव दिवस के दिन पीएम ने इसका वर्चुअली उद्घाटन भी किया था, लेकिन काम पूरा हो नहीं पाया है। तो हो क्या रहा है कि 800 बच्चों को अंबागढ़ चौकी के 250 सीटर पुराने ट्राइबल हॉस्टल में अस्थायी रूप से रखा जा रहा है। इतने बच्चों के लिए न तो पर्याप्त वहाँ पर शौचालय है और न ही सोने की पर्याप्त सुविधा। लापरवाही को लेकर अब पेरेंट्स और छात्र बड़े नाराज हैं। रहने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। ये रूम 2 लोगों के लिए ठीक है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और बहुत हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। सोने में तो हमें बहुत दिक्कत ही होता है और पढ़ने में भी। 10 के स्टूडेंट हूँ, यहाँ 2 बेड है, हम 4 लोग सोते हैं, यहाँ बहुत परेशानी होती है। बच्चों की स्थिति तो बहुत दयनीय है क्योंकि वहाँ 250 सीटर 2 हॉस्टल हैं, गर्ल्स और बॉयज, जिसमें कम से कम 800 बच्चे लोग रह रहे हैं। अब 500 सीटर में 800 बच्चे कैसे रहते होंगे वो आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे हैं। हमारे तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं वहाँ, हमको तो बहुत तकलीफ है कि जैसे एक आवास बनाते हैं आज के डेट में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, पैसा निकालने के लिए सामने को लिपापोती करके फोटो खींच देते हैं। वैसे ही हमारे शासन के लोग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करवा चुके हैं, खाली बोर्ड सामने का गेट बनवा के। ये स्थिति है। बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था होगी। सरकार की नीयत साफ है। सरकार ने ऐसे दूरस्थ अंचल में यहाँ के जनजातीय विद्यार्थी भी अच्छा अध्ययन करें, इसके लिए चिंता की गई है। रायगढ़ जिले में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए राज्य शासन युक्ति युक्तकरण जैसे तमाम उपाय कर रहा है, लेकिन फिर भी शाला त्यागी बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है। जिले में हर साल 8वीं के बाद 12वीं तक पहुंचते ही 4000 से अधिक बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्कूलों में मिड डे मील, निःशुल्क यूनिफॉर्म और किताबों के वितरण के साथ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही है। बहुत ही चिंताजनक बात है। ये आंकड़ा भयावह रूप से बढ़ रहे हैं, जो कि सोचनीय है कि आखिर क्या कारण है कि मिडिल स्कूल के बाद बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो रही है। जाहिर है हमारा शिक्षा संस्थान जितने भी विभाग हैं सरकारी ये हैं, उन्हें इस पर सर्वे कराना चाहिए, सही स्थिति का आकलन करना चाहिए। हम सर्वे कर रहे हैं ड्रॉप आउट बच्चों का, जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि 8वीं का मार्कशीट डायरेक्ट बच्चों को ना दे करके इनको दे दें, स्कूल को दे दें फीडिंग, और घर घर जाके संपर्क करने के लिए हमने कहा है कि बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए। नर्मदापुरम में स्कूलों की जर्जर हालत की बात करेंगे अगर, तो यहाँ केवल स्कूल भवन नहीं बल्कि सरकारी कार्यालय भी जर्जर हालात में हैं। नर्मदा किनारे जिस भवन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लगता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। दीवार पर दरार हैं और इन्हीं दीवारों के बीच अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं। रंग रोगन का काम कराया गया है, लेकिन पूरा भवन ही क्षतिग्रस्त है। वर्ष 2016-17 में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के कार्यालय नहीं है या पुराने हैं या जर्जर है, उन सब के प्रस्ताव मांगे गए थे। श्योपुर के विजयपुर में लोक सेवा केंद्र का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बैठे कर्मचारी लोगों को लूट रहे हैं,
उनके फॉर्म को कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है। मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने केंद्र के बाहर आक्रोश जताया और एसडीएम से शिकायत की है। बार बार शिकायत आ रही थी विगत 10 दिन से, तो कोऑर्डिनेट करके जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था उसको निष्कासित कर दिया गया है। उस पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था उस समय। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट नए व्यक्ति को दिया गया है। अभी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इशू आ रहा है। प्रबंधक हैं लोक सेवा को, उनको बुलाया है, वो कल या परसों में यहाँ आएंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करवाएंगे। डिंडौरी जिले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिला पंचायत दफ्तर में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक रखी गई। डिप्टी कलेक्टर और सहायक आयुक्त विभाग प्रभारी वैद्यनाथ वासनिक मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बाहर चली गईं। आरोप यह है कि शिक्षा विभाग में लेन देन का बड़ा फेरबदल का खेल चला है और बड़ा फेरबदल किया गया है। इसी मुद्दे पर बात रखनी थी, लेकिन सहायक आयुक्त, प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर बैठक में आए ही नहीं। कि हमारे ज़िले में लगातार छात्रों के हित को दरकिनार करते हुए अधिकारीगण अपने तरीके से लेन देन कर रहे हैं और पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग में उथल पुथल मची हुई है। डिप्टी कलेक्टर वाल्मीकि जी इनके पास गए थे हम लोग बात करने के लिए, तो वो उन्होंने FIR करने की धमकी दी। शासकीय कार्य का संपादन कर रहा था, उसी समय करीब 12:05 पे श्री रुदेश परिस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजू व्यवहार उपाध्यक्ष जिला पंचायत मेरे चेंबर में आ गए और मुझे धमकाने लगे। धमका के यह कहने लगी कि ये ट्रांसफ़र आपने किस आधार पे किया है। तो मैं ज़ोर ज़ोर से टेबल पटक करके मेरे इसमें चिल्ला करके और गाली गुप्तार करके मुझे धमकाने लगे कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। बिलासपुर के रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में हाईवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। इस पर शासन की ओर से जवाब के लिए समय लिया गया है। 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में एक बार फिर से क्रूज शुरू होगी। पिछले 2 साल से बंद क्रूज के शुरू होने से सैलानी खुश हैं। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद डीजल इंजन से चलने वाला क्रूज बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लेक प्रिंसेस नाम का ये क्रूज इलेक्ट्रॉनिक इंजन यानी ईवी मोड में चलाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल राजधानी वासियों के लिए एक बहुत ही सौगात होगी। लेक प्रिंसेस क्रूज़ जो है वो एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के रूप में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम उसको उपयोग में लाने जा रहा है और उसको एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित करते हुए जल्द ही जुलाई माह के अंत तक ही इसको एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के रूप में हम तब्दील करके और राजधानी वासियों को सौगात के रूप में प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।